वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम मीन्स कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। There are two main types of nervous disorders. Number one are the vascular disorders and number two are the functional disorders. First of all देखते हैं vascular disorders को। Vascular disorders are due to any disturbance in the blood supply to the nervous system. Vascular disorder जो नेम ड्राइव किया गया है vascular, वो ड्राइव किया गया है वेसल से। Vessels here means वो वाली ब्लड वेसल्स जिनका काम है नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई करना। तो अगर किसी वजह से इन वेसल्स के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए और नॉर्मली ब्लड सप्लाई ना किया जा सके तो इसको हम नाम देते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स का। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में हम एग्जांपल करेंगे पैरालिसिस की। पैरालिसिस जिसको हम कॉमन नेम देते हैं फॉलिज का। द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स इज कॉल्ड पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से जो बॉडी है वो नॉर्मली मूव नहीं कर सकती या फंक्शन नहीं कर सकती, तो इसको हम पैरालिसिस का नाम देते हैं। पैरालिसिस कैन बी थ्रू आउट द बॉडी ऑफ पेशेंट और इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज लाइक फोर लिम्स। अब पैरालिसिस के केस में समटाइम्स तो पेशेंट की पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। जब पूरी बॉडी में पैरालिसिस होती है तो पेशेंट अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को नॉर्मली मूव नहीं कर सकते। समटाइम्स जो ये पैरालिसिस है हाफ बॉडी में होती है, मींस लेफ्ट या राइट साइड पे बॉडी की होती है, जिसकी वजह से एक साइड तो नॉर्मली वर्क करती है, दूसरी बॉडी की जो साइड है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकती। दूसरे केस में जस्ट जो पेशेंट के फोर लिम्स हैं लाइक उसके आर्म्स और उसकी लेग वो अफेक्ट होती हैं, तो उसकी आर्म्स और लेग्स नॉर्मली मूव नहीं कर पाता उसको। Now, what are the causes of paralysis? Number one, damage to the central nervous system due to stroke. Stroke here means the burst of the blood vessels. अगर किसी वजह से blood vessels के अंदर burst हो जाए, blood vessels damage हो जाएं, तो उसकी वजह से central nervous system like brain या spinal cord जो है वो भी damage हो जाता है। तो उसके damage होने की वजह से paralysis cause होती है। Number two, ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल्स। दूसरे केस में अगर वो वाली ब्लड वेसल्स जिनका काम है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ब्लड को सप्लाई करना, उनमें क्लॉट बन जाए, ब्लड क्लॉट बनने की वजह से वहाँ तब भी जो ब्लड की सप्लाई है वो नेक्स्ट पोर्शन को रुक जाए, तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस कॉज होती है। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमें लिम्स की पैरालिसिस क्लियरली विजिबल है। ठीक है, ये पैरालिसिस के वो पेशेंट हैं जिनके लिम्स अफेक्ट हुए हैं पैरालिसिस की वजह से। थर्ड जो कॉमन कॉज है जो कि बच्चों के अंदर होता है, दैट इज पॉइजन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलियो वायरस। लुक एट दिस इज द डायग्राम ऑफ पोलियो वायरस। ये वो वायरस है जो बच्चों के नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाता है लाइक ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां जाके एक ऐसा पॉइजन प्रोड्यूस करता है जो कि उस वहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो इसके डैमेज हो जाने की वजह से वो पेशेंट अपने लिम्स को नॉर्मल मूव नहीं कर पाता, जिसको हम पोलियो का नाम देते हैं। तो ये थे कॉजेस पैरालिसिस के। नेक्स्ट द सेकेंड टाइप दैट इज फंक्शनल डिसऑर्डर्स। फंक्शनल डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में तो हमने देखा कि ब्लड वेसल्स के अंदर डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से नर्वस डिसऑर्डर होता है और पेशेंट को पैरालिसिस कॉज होती है। फंक्शनल डिसऑर्डर्स में हम देखेंगे कि ब्रेन नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज जो नर्व इम्पल्स है उसकी जनरेशन और ट्रांसमिशन में डिस्टर्बेंस होने की वजह से। तो इसको हम नाम देते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स का। लुक एट दिस इज द डायग्राम। दीज आर द न्यूरॉन्स जो कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। तो अगर किसी वजह से नर्व इम्पल्स की जनरेशन में या उसको ट्रांसमिट करने में डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर हम इसको नाम देते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स का। मींस जो ब्रेन है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहा। फंक्शनल डिसऑर्डर्स के अंदर हम एग्जांपल स्टडी करेंगे एपिलेप्सी की। इन एपिलेप्सी देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन द ब्रेन। अब एपिलेप्सी के केस में क्या होता है
कि ब्रेन के अंदर जो नर्व इम्पल्स का डिस्चार्ज है वो नॉर्मल या लिमिटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है. देयर अकर्स द बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द ब्रेन. तो अब क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती है, एक्सेस में डिस्चार्ज होती है, एबनॉर्मली डिस्चार्ज होती है, जो कि कॉज करती है एपिलेप्सी. एपिलेप्सी एक नर्वस सिस्टम का ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मली वर्क नहीं करती बल्कि एबनॉर्मल हो जाती. दैट रिजल्ट्स इन द सीजर्स ऑफ एपिलेप्सी. नाउ व्हाट इज सीजर ऑफ एपिलेप्सी? इट्स अ टेम्पररी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय द कन्वल्जन. सीजर ऑफ एपिलेप्सी एक्चुअली एक टेम्पररी एबनॉर्मल स्टेट होती है ब्रेन की, यानी उस वक्त तक ये सस्टेन करती है जब ब्रेन के अंदर एक बर्स्ट होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का या नर्व इम्पल्स का. तो ये टेम्पररी मीन्स थोड़ी टाइम के लिए रहती है. जैसे ही वो पीरियड गुजरता है देन पेशेंट दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. ठीक है, तो इसको हम सीजर का नाम देते हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो पेशेंट है वो अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है, उसकी अवेयरनेस लॉस हो जाती है, देन नॉर्मल जो है वो एक्ट नहीं कर पाता. कन्वल्जन हेयर मीन्स दैट देयर अकर्स द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी. यानी जो पेशेंट है वो एज अ रिजल्ट ऑफ सीजर ऑफ एपिलेप्सी देन क्या होता है कि उसकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाती है. वो वॉलंटरी मूव नहीं कर रहा होता अपनी बॉडी को बल्कि इनवॉलंटरी कर रहा होता है, बिकॉज ब्रेन तो एबनॉर्मल स्टेट में चला जाता है, वो नॉर्मल वर्क ही नहीं कर रहा होता, इसलिए वो वॉलंटरी मूवमेंट की बजाय इनवॉलंटरी मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है. तो अब जो पेशेंट की बॉडी मूव करेगी वो उसकी मर्जी से नहीं कर रही होती. Now, what are the causes of epilepsy? Number 1, genetic or developmental causes. Number 2, brain tumors in people over age 40. And number 3, head trauma and CNS infections may cause epilepsy at any age. अब epilepsy के causes depend करते हैं age के ऊपर. Like बहुत अर्ली एज में एपिलेप्सी जेनेटिक भी हो सकती है, मींस जीन्स में होती है, या डेवलपमेंटल कॉजेज भी होते हैं. एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट जब हो रही होती है बेबी की, तो उस टाइम पे भी ये एपिलेप्सी के जो है वो कॉज कर सकती है. वो लोग हैं जो ओवर एज 40 होते हैं, उनके अंदर जब ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो ऐसे लोगों में एपिलेप्सी कॉज कर सकती है. देन किसी भी एज पे जो कॉज हो सकता है एपिलेप्सी का वो हो सकता है हेड ट्रॉमा, मीन्स any injury or damage to the head portion or brain. and then कोई वायरस भी कॉज कर सकता है इन्फेक्शन को ब्रेन के अंदर, जो कि एपिलेप्सी का कॉज बनता है. हेड ट्रॉमा और इंजरी हेयर मीन्स किसी भी एज के ऊपर, इवन ड्यूरिंग द डिलीवरी ब्रेन को नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, या ड्यूरिंग डिलीवरी जब ब्रेन को किसी वजह से कोई इंजरी कॉज कर जाती है, या समटाइम किसी यंग एज में या उससे बाद कभी किसी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट कोई इंजरी हो जाती है ब्रेन को, तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी कॉज हो सकती है. नाउ ट्रीटमेंट और क्योर. इज देयर एनी ट्रीटमेंट और क्योर फॉर द एपिलेप्सी? नो, देयर इज नो क्योर फॉर एपिलेप्सी. एपिलेप्सी को हम क्योर तो नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्रीट इट. ठीक है, तो एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं इनको डेली बेसिस पे मेडिसिन लेनी पड़ती है सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए और एपिलेप्सी को रोकने के लिए. दीज मेडिसिन टर्म्ड एज एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. ठीक है, तो इन ड्रग्स को हम एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वल्सेंट बोलते हैं. तो इन मेडिसिन को रेगुलर बेसिस पे यूज करके जो पेशेंट है वो सीजर के अटैक्स को कम कर सकता है और एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकता है. नेक्स्ट है जी, नॉलेज ऑफ नर्वस सिस्टम हैज हेल्प मैन टू ट्रीट नर्वस डिसऑर्डर्स बाय आइडेंटिफाइंग द मैल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को डिटेल में स्टडी करके हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम नर्वस डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, लोकेट करके कि ब्रेन के किस पोर्शन में क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से उस एबनॉर्मेलिटी को ट्रीट किया जा सकता है.